वेलकम स्टूडेंट्स। VBPS की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो है एंजाइम। आज हम बात करेंगे एंजाइम से रिलेटेड कॉमन जानकारी की। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या कार्य करते हैं, एंजाइमों के नामकरण की, एंजाइमों के विशिष्ट लक्षणों की, एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में। तो हम यहाँ देखें, एंजाइम जो हैं यहाँ इन प्लस जाइम दो शब्दों से मिलकर बने हैं। इसका अर्थ है अंदर, जाइम का अर्थ है इष्ट, अर्थात सर्वप्रथम जो एंजाइम है, इन एंजाइम को इष्ट कोशिकाओं के अंदर से क्या किया गया, प्राप्त किया गया। यहाँ एंजाइम्स जो हैं इनको हम देखें तो एंजाइम हैं क्या, एंजाइम क्या है, कार्बनिक प्रकृति के ऐसे रासायनिक पदार्थ, कार्बनिक प्रकृति के ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। हम बात करें तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं या पादपों की बात करें तो इनमें बहुत सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उन सब को संपादित करने का जो कार्य है, उन सब जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सब को उत्प्रेरित करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। अर्थात कोशिका में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, जिनमें कुछ क्रियाएं उपचयी क्रियाएं होती हैं, कुछ क्रियाएं अपचयी क्रियाएं होती हैं। दोनों को सम्मिलित रूप से हम उपापचयी क्या कहते हैं, क्रियाएं कहते हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं, और वो सब की सब एंजाइम्स की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, रासायनिक जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, जैविक जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। लेकिन एंजाइम स्वयं में कोई भी परिवर्तन या कोई भी क्या नहीं होता है, बदलाव देखने को नहीं मिलता है। हम बात करें तो लगभग कोशिका में 3000 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो शरीर की जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो कार्बनिक प्रकृति के ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी जैविक क्रिया को उत्प्रेरित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें बायो कैटालिटर कहते हैं या जैव उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। हम बात करें एंजाइम्स की हिस्ट्री की, एंजाइम्स के इतिहास की, किस प्रकार एंजाइम जो हैं इनकी जो जानकारी है उसका सर्वप्रथम क्या चला, पता चला, और इनका जो नामकरण है वो किसके आधार पर दिया गया। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें तो बर्जीलियस था, बर्जीलियस। तो बर्जीलियस जो था वैज्ञानिक, इन बर्जीलियस ने इष्ट कोशिकाओं से, बर्जीलियस जो था, बर्जीलियस ने सबसे पहले एंजाइम जो हैं, इन एंजाइम्स की जैव उत्प्रेरक के रूप में क्या की, पहचान की। जैव उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले एंजाइम को किन्होंने पहचाना, बर्जीलियस ने पहचाना। उसके बाद में हम देखें तो यहाँ एडवर्ड बुकनर आए, एडवर्ड बुकनर, इन्होंने इष्ट कोशिका से जाइमेज
जाइमेज एंजाइम को प्राप्त किया, या इष्ट कोशिका में जाइमेज एंजाइम को क्या किया गया, पहचाना गया। और एडवर्ड बुकनर के बाद में यहाँ विली क्विहेन वैज्ञानिक की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ हम देखें विली क्विहेन थे, इन विली क्विहेन ने सबसे पहले एंजाइम शब्द को काम में लिया। इसके बाद में आए जेबी सुमनर, और जेमी सुमनर जो थे इन्होंने सबसे पहले यूरिएज जो एंजाइम था, यूरिएज एंजाइम को शुद्ध क्रिस्टल रूप में, जेबी सुमनर ने यूरिएज एंजाइम को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया। तो सबसे पहले यहाँ कौन सा एंजाइम प्राप्त किया गया, यूरिएज एंजाइम प्राप्त किया गया। और इसको किन्होंने प्राप्त किया है, जेबी जो सुमनर थे इन्होंने। और इनके बाद में यहाँ सुमनर व नॉर्थरोप जो थे इन्होंने यहाँ जानकारी दी कि जो एंजाइम है, अधिकांश जो एंजाइम हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो सुमनर व नॉर्थरोप ने यहाँ जानकारी दी कि अधिकांश जो एंजाइम हैं वो एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद में सुमनर, नॉर्थरोप और एक वैज्ञानिक और आ गए, सुमनर, नॉर्थरोप और स्टेनले। इनकी बात करें तो स्टेनले ने प्रोटीन कार्य के लिए इन सब को इन्होंने ये बताया था कि अधिकांश जो एंजाइम हैं वो रासायनिक दृष्टि से अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन होते हैं इस कार्य के लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसके बाद में सेक और अल्टमैन, सेक एक वैज्ञानिक है, सेक व अल्टमैन, इन्होंने अप्रोटीनीय प्रकृति के एंजाइम के बारे में बताया। इन्होंने राइबोजाइम, एंजाइम की जानकारी दी। और जो राइबोजाइम है वो किससे बना होता है, आरएनए से, प्रोटीन से बना हुआ नहीं होता। इसके अलावा एक एंजाइम आता है राइबो न्यूक्लिएज, ये जो एंजाइम है ये भी किससे मिलकर बना होता है, आरएनए से बना होता है। यहाँ राइबोजाइम है, आरएनए स्प्लाइसिंग की क्रिया में क्या होता है, भाग लेता है। तो ये आरएनए से निर्मित होता है, प्रोटीन से बने हुए क्या नहीं है, एंजाइम नहीं है। कौन कौन से, एक तो राइबोजाइम और एक राइबोन्यूक्लिएज, दोनों ही यहाँ क्या है, प्रोटीन ये प्रकृति के होता है, रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन से निर्मित नहीं होता है। ये किसके बने हुए हैं, आरएनए के बने हुए हैं। अब इसके बाद में तो ये तो थी सामान्य कॉमन जानकारी। एंजाइम्स की हिस्ट्री के बारे में हमने समझा। सबसे पहले एंजाइम जो थे
इनको जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान की गई, किन्होंने, बर्जीलियस ने। उसके बाद में हमने देखा कि एडवर्ड बुकनर थे, उन्होंने इष्ट कोशिकाओं में जाइमेज एंजाइम को देखा। विली क्वेहेन थे, इन्होंने एंजाइम शब्द का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। जेबी सुमनर थे, यूरिएज एंजाइम को सबसे पहले शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में क्या किया गया, प्राप्त किया गया। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम यहाँ प्राप्त किया गया, तो कौन सा है, यूरिएज। इसके बाद में सुमनर व नॉर्थरोप थे, इन्होंने रासायनिक दृष्टि से अधिकांश एंजाइमों के बारे में बताया कि रासायनिक दृष्टि से के आधार पर अधिकांश एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन प्रकृति के होता है, प्रोटीन क्या होता है। और इसी कार्य के लिए इन सबको वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन सेक व अल्टमैन थे, इन्होंने जानकारी दी कि कुछ एंजाइम अप्रोटीन प्रकृति के भी होते हैं, जैसे राइबोजाइम है जो आरएनए से बना होता है, राइबोन्यूक्लियेज है वो भी किससे बना हुआ है, आरएनए से निर्मित होता है, आरएनए से बना हुआ होता है। इसके बाद में देखें एंजाइम की प्राप्ति स्रोत की हम बात करें, एंजाइम्स को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर जो एंजाइम है वो यहाँ दो प्रकार के हैं। एक तो होता है एक्सो एंजाइम, क्या होता है, एक्सो एंजाइम, और एक होता है एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम और एक है एंडो एंजाइम। एंजाइमों का प्राप्ति स्रोत, तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर जो एंजाइम है वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एक्सो एंजाइम और दूसरा आता है एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम ऐसे एंजाइम जो कोशिका के बाहर से प्राप्त होते हैं और कोशिका के बाहर ये क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। जैसे अधिकांश कीट बक्सी पादप होते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो मृतोपजीवी कौन होते हैं, पौधे होते हैं, मृतोपजीवी पौधे हैं। इसके अलावा हम बात करें कुछ कवक हैं और बहुत सारे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं। इनकी कोशिकाओं से या इनसे हम एंजाइम्स को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये और ये कोशिका के बाहर क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो इन एंजाइमों को हम क्या कर देंगे, एक्सो एंजाइम। वे एंजाइम जो कोशिका के बाहर से प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ से, कीट बक्सी पादपों से। कुछ पादप ऐसे हैं जो कीटों का क्या कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया है, निपेंथिस है आदि। कुछ पादप मृतोपजीवी होते हैं, कवक, जीवाणु आदि से हम एंजाइम्स को प्राप्त कर रहे हैं, वो एक्सो एंजाइम्स की श्रेणी में आएंगे। एक हम बात करें एंडो एंजाइम, जो कोशिका के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, एंडो एंजाइम कहलाते हैं। अर्थात कोशिका के कोशिका द्रव्य से प्राप्त हो या कोशिका में उपस्थित जो कोशिकांग हैं उनमें यदि एंजाइम प्रेजेंट हो तो उन एंजाइमों को हम क्या कहेंगे, एंडो एंजाइम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम, इसके अलावा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन संबंधी क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्या पाए जाते हैं, एंजाइम जो हैं वो किस में पाए जाते हैं, हरित लवक के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर यहाँ तक। यहाँ आगे हम देखें तो आगे हम बात करेंगे एंजाइमों के या एंजाइम के क्रियाशील स्थल की। एंजाइम जो है, एंजाइम के क्रियाशील स्थल की, एंजाइमों का क्रियाशील स्थल, एंजाइमों का क्रियाशील स्थल। हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम प्रोटीन जो है,
प्रोटीन के बने हुए वृहद क्या होते हैं, अणु होते हैं। और संपूर्ण जो एंजाइम है, संपूर्ण इसका जो भाग है वो क्रियाशील नहीं होता है, बहुत छोटा भाग क्रियाशील होता है, अर्थात 2 से 4 एमिनो अम्लों युक्त जो भाग है वो इसमें क्रियाशील स्थल का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो यहाँ हम देखें तो एंजाइम जो है इसके 2 भाग हमें दिखाई देते हैं। एंजाइम के हमें यहाँ 2 भाग दिखाई देते हैं। जिसमें एक भाग की हम बात करें जैसे ये भाग है, इसे बट्रेसिंग ग्रुप कहेंगे, और एक जो भाग है उस भाग को हम यहाँ कैटेलिटिंग ग्रुप कहेंगे। कैटेलिटिंग, ये तो है बट्रेसिंग समूह है, और दूसरा होता है कैटेलिटिंग समूह है। तो एंजाइम जो है क्रियाशीलता के आधार पर इस एंजाइम के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक भाग यहाँ कहलाएगा बट्रेसिंग ग्रुप और एक भाग कहलाएगा यहाँ कैटेलिटिंग ग्रुप। जो बट्रेसिंग ग्रुप है वो ये पूरा का पूरा एंजाइम है, इस एंजाइम में ये पूरा बट्रेसिंग समूह है, बट्रेसिंग ग्रुप है। ये क्या करता है, कोई भी क्रियाधार जो है उस क्रियाधार से जुड़कर उस क्रियाधार को क्या करता है, स्थिर बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके अलावा हम कैटेलिटिंग ग्रुप की या कैटेलिटिंग समूह की बात करें तो ये 2 से 4 एमिनो एसिड से बना हुआ भाग है, और ये जो भाग है ये किसी भी क्रियाधार के साथ जुड़कर उसको उत्प्रेरित करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो कैटेलिटिंग जो समूह है, ये कैटेलिटिंग समूह की हम बात करें तो ये एंजाइम का क्या है, एंजाइम का क्रियाशील क्या है, स्थल है। तो एंजाइम का जो क्रियाशील है स्थल है, अर्थात संपूर्ण एंजाइम क्रियाशील नहीं होता, इसका बहुत छोटा भाग अर्थात 2 से 4 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ जो भाग है वही एंजाइम का क्रियाशील स्थल होता है, और वही अभिकारक के साथ या क्रियाधार के साथ जुड़कर उसको उत्प्रेरित करने का क्या करता है, कार्य करता है। बाकी जो भाग है उसे हम बट्रेसिंग क्या कह रहे हैं, ग्रुप कह रहे हैं, और ये बट्रेसिंग ग्रुप क्रियाधार से जुड़कर उसको क्या करता है, स्थिर बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद में हम देखें तो इसके बाद में हम बात करेंगे एंजाइम्स जो हैं, इन एंजाइम्स का जो नामकरण है वो नामकरण किस प्रकार से किया गया है। एंजाइम्स का नामकरण, एंजाइम का नामकरण, तो यहां हम देखें सबसे पहले एंजाइम के नामकरण की हम बात करें तो इसके अंतर्गत आता है, एक वैज्ञानिक थे ड्यूक्लास ने यहाँ एंजाइमों का नामकरण के संदर्भ में जानकारी दी कि एंजाइम जो हैं इनके अंत में कोई भी जो एंजाइम है किसी भी अभिक्रिया को क्या कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है। तो जिस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है उस अभिक्रिया के आधार पर ही एंजाइम्स का क्या किया, नामकरण किया, और इन्होंने उस अभिकारक के अंत में क्या जोड़ दिया, एज शब्द जोड़कर एंजाइम का क्या किया गया, नामकरण किया। तो सबसे पहले ड्यूक्लास ने यहाँ एंजाइमों के नामकरण के संदर्भ में जानकारी दी कि अधिकांश जो एंजाइम होते हैं जिस अभिकारक पर काम करते हैं उसके अंत में क्या जोड़ दिया गया, एज जोड़ दिया गया, उसी के आधार पर एंजाइम्स का क्या पड़ा, नामकरण पड़ा। जैसे यहाँ हम बात करें लाइपेज, ठीक है, लाइपेज
लाइपेज की बात करें, इसके अलावा माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिनके अंत में क्या लगा हुआ है, एज लगा हुआ है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो पहले से जिनका नामकरण चला आ रहा है, उनके अंत में एज शब्द काम में नहीं लिया जाता, जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, पेप्सिन है, रेनिन है, ये कुछ एंजाइम हैं जिनके अंत में क्या नहीं लगा हुआ, एज शब्द नहीं जुड़ा। लेकिन अधिकांश एंजाइमों के नामकरण के अंत में क्या जुड़ा हुआ है, एज, जैसे लाइपेज, इसके अलावा माल्टेज, इसके अलावा लैक्टेज, इसके अलावा न्यूक्लिएज, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एंजाइम हैं जिनके अंत में क्या लगा हुआ है, एज लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ देखें तो जैसे राइबोजाइम है, इसके अंत में क्या नहीं लगा हुआ, एज नहीं लगा हुआ। तो कुछ एंजाइम जिनका नामकरण पहले से चला आ रहा है, ये अपवाद है, इनके अंत में क्या नहीं लगा हुआ, एज नहीं लगा हुआ। अधिकांश एंजाइमों के अंत में, नाम के अंत में क्या जोड़ दिया गया, एज जोड़ा हुआ है। अर्थात जिस अभिकारक पर या जिस क्रियाधार पर काम करता है, उसी के आधार पर एंजाइम्स का क्या पड़ा है, नामकरण हुआ है। तो एंजाइम के नामकरण जो है, इनको हम दो आधार पर समझ सकते हैं। पहला तो है क्रियाधार के आधार पर, क्रियाधार क्या है उसके आधार पर, और सेकंड हम देखें रासायनिक क्रिया के आधार पर, रासायनिक क्रिया के आधार पर। सबसे पहले यहां हम देखें क्रियाधार के आधार पर देखें, तो क्रियाधार के आधार पर तो यह है कि एंजाइम जिस क्रियाधार पर काम करते हैं, कोई भी एंजाइम जिस क्रियाधार पर क्या करता है, काम करता है, उस क्रियाधार के आधार पर ही एंजाइम का क्या रखा है, नाम रखा गया है। जैसे कोई एंजाइम, यहां हम बात करें जैसे सुक्रेज की, किसकी बात करें, सुक्रेज एंजाइम की, तो सुक्रेज एंजाइम किस पर काम करता है, सुक्रोज पर। किस पर काम करता है, सुक्रोज पर। तो सुक्रोज पर काम कर रहा है। क्रियाधार यहाँ क्या है, क्रियाधार है यहाँ कौन, सुक्रोज। तो कोई एंजाइम जिस क्रियाधार पर काम करता है, उस क्रियाधार के आधार पर ही एंजाइम का क्या रखा है, नाम रखा है। अर्थात यह सुक्रोज पर जो एंजाइम काम करेगा, उसके अंत में क्या जोड़ दिया, एच, तो क्या बन गया, सुक्रोज बन गया। कोई एंजाइम यहाँ किस पर काम कर रहा है, प्रोटीन पर। किस पर काम कर रहा है, प्रोटीन पर, तो क्या बन गया, प्रोटीएज। क्या बन गया, प्रोटीएज। इसके अलावा क्या बन रहा है, जैसे लाइपेज। क्या बन रहा है, लाइपेज। इसके अलावा माल्टेज, इसके अलावा लैक्टेज, इसके अलावा न्यूक्लिएज। ये अनेक एंजाइम हैं जो क्या है, क्रियाधार के आधार पर इनका नामकरण पड़ा है। अर्थात माल्टोज पर काम कर रहा है माल्टेज, वसा पर काम कर रहा है यहाँ लाइपेज, इसके अलावा लैक्टेज, न्यूक्लिएज, न्यूक्लिक अम्लों पर जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लिएज कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो एंजाइम्स हैं, इनका नामकरण किसके आधार पर पड़ा है, क्रियाधार के आधार पर पड़ा है। कौन सा क्रियाधार है, उस क्रियाधार पर एंजाइम जो काम कर रहा है, उसी के अंत में क्या जोड़ दिया, एज जोड़ दिया, तो क्या बन गया, एंजाइम का क्या पड़ गया, नामकरण हो गया। इसके बाद में हम बात करें रासायनिक किसके आधार पर, अभिक्रिया के आधार पर। कोई एंजाइम जिस रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, जैसे कोई ऑक्सीकरण की क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, कोई अपचयन की क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, कैसी रासायनिक अभिक्रिया पर एंजाइम काम कर रहा है, उस रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर यहाँ हम एंजाइम्स का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें सबसे पहले ऑक्सीडेज, किसकी बात करें, ऑक्सीडेज, जो ऑक्सीकरण क्रिया को प्रेरित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उनका नाम यहाँ ऑक्सीडेज। इसके अलावा हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज। इसके अतिरिक्त हम देखें तो जैसे कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज,
और डिहाइड्रोजिनेज, ये सब के सब जिस रासायनिक अभिक्रिया पर एंजाइम काम करेगा उसी के आधार पर एंजाइमों का क्या किया गया है, नामकरण रखा गया है, कौन सी रासायनिक क्रिया में एंजाइम भाग लेता है। तो इस प्रकार से एंजाइम्स का जो नामकरण किया हमने वो कितने आधार पर किया, 2 आधार पर एंजाइम्स का क्या रखा है, नामकरण किया है। इसके बाद में हम बात करें एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो एंजाइम की संरचना की, एंजाइमों की संरचना को हम देखें तो एंजाइम जो है इसकी संरचना की हम बात करें तो एंजाइम जो है, यहाँ एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, या उससे पहले हम देखें तो एंजाइम जो है वो एंजाइम किससे मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। एंजाइम जो है वो प्रोटीन से क्या होता है, बने हुए होते हैं। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी जो प्रोटीन है वो क्या होता है, एंजाइम होते हैं। एंजाइमों की बात करें तो एंजाइम प्रोटीन से निर्मित वृहद क्या होते हैं, अणु होता है। लेकिन यहाँ ये कहना उचित नहीं है कि सभी जो प्रोटीन है वो सभी प्रोटीन क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। तो सभी प्रोटीन्स के लिए हम एंजाइम्स को काम में नहीं ले सकते कि सभी प्रोटीन एंजाइम्स हैं। तो संरचना की हम बात करें तो एंजाइम जो हैं वो संरचना के आधार पर 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है सरल एंजाइम, एक तो है सरल एंजाइम, और सेकंड हम बात करें, सेकंड जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। सरल एंजाइम की बात करें, ऐसे एंजाइम जो केवल और केवल किससे बने होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं। केवल प्रोटीन से बने हों, प्रोटीन से बने हुए जो एंजाइम हैं वो यहाँ क्या कहलाएंगे, सरल एंजाइम कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो ट्रिप्सिन है, इसके अलावा पेप्सिन है, इसके अलावा एमाइलेज है, एमाइलेज की हम बात करें तो एमाइलेज है, यूरिएज है, ठीक है। ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो क्या हैं, यहाँ किसके अंतर्गत आएंगे, सरल एंजाइम्स के अंतर्गत आएंगे, जो केवल और केवल किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन के अलावा अन्य किसी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ से बने हुए नहीं होते। जो एंजाइम प्रोटीन से बने होंगे वो क्या कहलाएंगे, सरल एंजाइम। तो कुछ सरल एंजाइमों के उदाहरण की बात करें तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, यूरिएज ऐसे एंजाइम हैं जो सरल एंजाइमों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा हम देखें होलो एंजाइम, किसकी बात करें, होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम क्या होते हैं, होलो एंजाइम जो हैं ये प्रोटीन और इनमें कुछ प्रोटीन भाग होता है, इससे मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे एंजाइमों को हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम, जो प्रोटीन के अलावा जिनके निर्माण में अन्य अप्रोटीन जो भाग है, अप्रोटीन ये जो भाग है या कुछ खनिज आयंस हैं वो भाग लें तो वो क्या कहलाएगा, होलो एंजाइम कहलाएगा। इन होलो एंजाइमों को हम देखें तो जैसे ये होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम है, इस होलो एंजाइम में एक तो है प्रोटीन भाग और एक है यहाँ प्रोटीन भाग। जो प्रोटीन भाग है होलो एंजाइम का ये तो कहलाएगा एपो एंजाइम, क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम कहलाएगा। और जो एप्रोटीन वाला भाग है, इस एप्रोटीन वाले भाग को हम कहते हैं सहकारक, सहकारक या क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। सहकारक या क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर जो है यहाँ 3 प्रकार के हो सकते हैं। सहकारक जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है प्रोस्टेटिक समूह, प्रोस्टेटिक क्या होता है, समूह हो सकता है। एक को या सह एंजाइम हो सकता है, सह एंजाइम हो सकता है, या को एंजाइम हो सकता है।
और तीसरा होता है सक्रियक। सक्रियक या एक्टिवेटर। सक्रियक या कौन होता है? एक्टिवेटर होता है। सबसे पहले यहाँ हमने बात समूह की, फिर हमने बात की सह एंजाइम और सक्रियक की हमने बात की। तो यहाँ हम देखें तो एक तो है सरल एंजाइम और एक है होलो एंजाइम। जैसे ये हम बात कर रहे हैं, ये कोई एंजाइम है, क्या है? एंजाइम है। और यदि ये केवल और केवल प्रोटीन से निर्मित है तो ये एक प्रकार का क्या है? सरल एंजाइम है। जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज और यूरिएज की हमने बात की। लेकिन यदि प्रोटीन के अलावा कोई एप्रोटीन, ये भाग जो है वो एंजाइम के साथ क्या होता है? जुड़ा हुआ है। जैसे ये एंजाइम है और इसके साथ यहाँ कोई एप्रोटीन, ये भाग यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये तो यहाँ जो प्रोटीन वाला भाग है ये पूरा का पूरा, इसको तो हम क्या कह रहे हैं? एपो एंजाइम कह रहे हैं। और जो एप्रोटीन वाला भाग है इसको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर सह कारक कह रहे हैं, कोफैक्टर कह रहे हैं। और सहकारकों की हमने बात की, भाई सहकारक जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो एपो एंजाइम और सहकारक जो हैं वो आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं? होलो एंजाइम का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। अब यहीं पर हम बात करें किसकी? इन अलग अलग टाइप के जो सहकारक हैं उनकी। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ प्रोस्टेटिक जो समूह है उसकी हम बात करें तो यह कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो विटामिन या विटामिन के समान होते हैं और दृढ़ता के साथ एपो एंजाइम के साथ क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इनको हम क्या नहीं कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं। और इनके एग्जाम्पलों की हम बात करें तो जैसे साइटोक्रोम आता है और फ्लेविन प्रोटीन आता है, ये सब के सब किस में आएंगे? प्रोस्टेटिक किस में आएंगे? समूह में आएंगे। जैसे प्रोस्टेटिक समूह की बात करें तो प्रोस्टेटिक समूह जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं और ये दृढ़ता के साथ किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? एपो एंजाइम के द्वारा साथ जुड़े हुए हैं। इनको आसानी से क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं किया जा सकता। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आएंगे साइटोक्रोम व फ्लेवोप्रोटीन। एक तो आता है साइटोक्रोम और एक है फ्लेवोप्रोटीन। ये विटामिन या विटामिन के समान पदार्थ होते हैं जो दृढ़ता के साथ एपो एंजाइम के साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा हम सह एंजाइम की या को एंजाइम की बात करें। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी? को एंजाइम की। ये जो को एंजाइम है, ये को एंजाइम भी कार्बनिक प्रकृति के कैसे होते हैं? कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। और ये एपो एंजाइम जो है, एपो एंजाइम के साथ ढीले जुड़े होते हैं और इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? अलग किया जा सकता है। इनको आसानी से अलग किया जा सकता है और इनको आसानी से जोड़ा जा सकता है। जैसे FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसके अलावा NAD और NADP और को एंजाइम, ये कुछ क्या होता है? यहाँ को एंजाइम्स की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और कार्बनिक प्रकृति के पदार्थ होते हैं जो एपो एंजाइम के साथ ढीले क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। इनको आसानी से क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। कौन कौन? FMN, FAD, NAD, NADP और को एंजाइम सबके सब किसके अंतर्गत आएंगे? कौन से सहकारक में आते हैं? सह एंजाइम या को एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। एक आता है यहाँ सक्रियक या एक्टिवेटर। तो सक्रियक या एक्टिवेटर की हम बात करें 3rd नंबर पे। सक्रियक क्या होते हैं? अकार्बनिक। क्या होता है? अकार्बनिक प्रकृति के। अकार्बनिक प्रकृति के खनिज क्या होते हैं?
खनिज आयन होते हैं जो एपो एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं, जैसे Fe, इसके अलावा मोलिब्डेनम खनिज आयन है। ये जो है ये क्या होते हैं, सक्रियक का काम करते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं। और अकार्बनिक प्रकृति के रासायनिक क्या होते हैं, यहाँ धातु क्या होते हैं, आयन होते हैं या खनिज आयन होते हैं जो सक्रियक का या एक्टिवेटर का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो आज हमने बात की एंजाइम की जो सामान्य संरचना है उसके आधार पर। एंजाइम एक तो है सरल और एक कौन सा है, होलो एंजाइम है जो प्रोटीन और अप्रोटीन भाग से मिलकर बने हुए हैं। प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाएगा, अप्रोटीन भाग क्या कहलाएगा, सहकारक। सहकारक जो है यहाँ 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्रोस्टेटिक समूह, सह एंजाइम और कौन हो सकता है, सक्रियक हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हमारा यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगला जो हम वीडियो की बात करेंगे उनमें हम देखेंगे एंजाइम्स जो हैं उनके क्या विशिष्ट जो गुण हैं वो होते हैं और एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करते हैं। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।